What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है। ये आप में से किसी स्टूडेंट ने नीचे पोस्ट की थी कमेंट बॉक्स में। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। देखिए इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अगर गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। मतलब गलतियां कर 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 ही सीखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर गलतियां करके सीखते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर लेकिन अगर कोई और गलती करता है और उसकी जगह आप सीख लेते हैं उससे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ये बात चाणक्य जी के भी द्वारा बोली गई थी कि हमको दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, ना कि अपनी गलती खुद कर कर सीखना चाहिए। पर वो दूसरा भी कोई ना कोई तो होगा ही ना जो गलती करेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी कोई गलती हो जाए तो उससे सीखने की कोशिश कीजिए और उसको लेकर ना बैठ जाइए यार मैंने ये क्या कर दिया। हाँ, अगर रिपीटेडली आप उसको कर लें तो वो गलती नहीं रहती है फिर, ठीक है, वो बिल्कुल एक बदतमीजी बन जाती है फिर। तो गलतियों से तो सीखा जा सकता है पर लेकिन बदतमीजी तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में पहुंच जाती है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं बार बार वो चीज़ देखने के बाद भी। तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर आसपास में कोई छोटा बच्चा भी गलतियां करता है तो उसको कोशिश कीजिए कि क्षमा की जाए, उसको समझाया जाए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वही है कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल काम रह के, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रह के किसी भी चीज़ को देखने का नजरिया बनाइए। मतलब उसमें एग्रेसिव नहीं होकर डिसीजन लेना है। किसी ने, बच्चे ने जरा सा कांच तोड़ दिया तो उस पर उसको थप्पड़ मार दिया, तो इस तरीके के डिसीजन नहीं होने चाहिए, ठीक है। वरना फिर जो बच्चे होते हैं वो आगे गलतियां करने से डरने लगेंगे और गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, खासकर बच्चों के लिए। तो आज 1 जुलाई है, तो फर्स्ट डे है आज मंथ का। तो देखते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और देखिए काफ़ी बंदे पूछते रहते हैं, संडे को जो होता है वो डिस्कशन नहीं होता है, संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। संडे को कोशिश किया कीजिए जितना भी वीक का होता है उसका रिवीजन कर लिया कीजिए आप लोग अच्छे से। ये काफ़ी अच्छा मौका रहता है रिवीजन करने का, क्योंकि रिवीजन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ाई है। वो समझ में आता है जब एग्जाम होता है, उससे पहले तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पर लेकिन वो जब एग्जाम पास में आता है तब समझ में आता है। तो रिवीजन भी करके चलना है साथ में आप लोगों को, उस पर अच्छे से फोकस दीजिए, ओके। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है और वेबसाइट दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। ये कोर्स बनाए गए हैं भूमिका मैम के द्वारा, गौरव सर के द्वारा और डॉक्टर महिपाल सर के द्वारा, ओके। तो इन तीनों ने कंप्लीट कोर्स तैयार किए हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये GST से रिलेटेड है। कल रात वो हिस्टोरिक मोमेंट आ गया जिसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि GST कब इम्प्लीमेंट होगा, तो वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल तो है ही है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो वैसे तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर सोचा गया है कि इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस न करके इसके लिए कंप्लीट एक वीडियो बनाई जाएगी जिससे आप लोग इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल या जितने भी आर्टिकल है पूरा A to Z GST होता क्या है, क्या क्या इंपैक्ट डाल रहा है, कौन कौन सा एरिया है, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आएगी। वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी अच्छे से, जिसमें कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए, ओके। यहाँ पे जगह जगह फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सब भी कंबाइन करके आप लोगों को कंप्लीट एक वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी होगी, ठीक है। ये वाला जो नीचे आर्टिकल है ये नरेंद्र मोदी जी ने अभी कमेंट किया था गाय के ऊपर कि मतलब गाय की आड़ में जिस तरीके से इस सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है वो अच्छी बात नहीं है। और खासकर उन्होंने महात्मा गांधी जी का भी एग्जांपल दिया था। वहाँ पे बोला था कि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी फॉलो किया करते थे अपने रूल और रेगुलेशन, वो सोसाइटी में हर टाइम पीस की बात किया करते थे। पर लेकिन आज की डेट में जो गाय के नाम पर एक तरीके से जिस तरीके से किसी को भी मार दिया जाता है, किसी को पीट दिया जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के देखिए सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो ये खासकर मतलब जो इस तरीके की एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं जो हमारी एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है उसकी हार्मनी डिस्टर्ब कर देती है। तो ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आप इनको इस तरीके के पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं कहीं पे ऐसे टाइप में या फिर एथिक्स के पेपर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आज। ये आर्टिकल पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया गया है, पार्लियामेंट में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, हमारी पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करती है, कहाँ कहाँ मतलब टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता है, कहाँ पे टाइम ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। और प्रेजेंटेशन जो है वुमेन्स की, खासकर पार्लियामेंट में जो जो बिल अटका हुआ पड़ा है काफ़ी लंबे समय से, वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो भी मतलब उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल को कंप्रीहेंसिवली देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जिक्र किया गया है कैलिफोर्निया के बारे में, ओके। तो कैलिफोर्निया के बारे में जो कि यूएसए का एक एरिया है, तो वहाँ पे जिक्र किया गया है। आप लोगों को मैप में भी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये वाला एरिया होगा कैलिफोर्निया एरिया हो गया, ठीक है ना। तो इसका जिक्र किया गया है यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कैलिफोर्निया वाला एरिया हो गया,
सिलिकॉन वैली बोला जाता है इसको यूएस में। तो जो सिलिकॉन वैली बोला जाता है, इसी तरीके से सिलिकॉन वैली इंडिया में किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया जैसे यूएसए में है, इसी तरीके से इंडिया में किसी सिटी को बोला जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है उसके बारे में, ठीक है। कौन सी है, काफी न्यूज में थी काफी समय से। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, वैसे तो ये एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी इसके अलावा और बड़ी कंपनी है, तो सबके ऑफिस यहाँ पे हैं, खासकर जो आईटी सॉफ्टवेयर के बेस्ड कंपनी होती है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। खासकर इंडिया को भी इंक्लूड करके यहाँ पे जिक्र किया गया है हल्का सा, कि जिस तरीके से जब से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी अपनी लेके वो इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो जो वो चाह रहे हैं, उन्होंने H1B वीजा वाला है, उस पर भी अपना इशू उठाया था उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। तो बात ये निकल के आ रही है कि देखिए, इन सब चीज़ों को साइड में रख के हम सबको मतलब इनसे ऊपर जाके सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो अगर कंट्री है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे लेवल पे डिपेंडेंट है। मतलब बहुत ही ह्यूज हमारी जो आईटी सॉफ्टवेयर जो आईटी सॉफ्टवेयर के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं यूएसए में। तो अगर ढंग से मिलकर दोनों काम नहीं करेंगे और जैसे ट्रंप ने अपनी बातें रखी हैं, अगर उनके हिसाब से चला जाएगा तो बहुत ही ह्यूज लॉस हो जाएगा दोनों को। तो वही है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बाकी तो पर्टिकुलर एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही है कि दोनों को एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेके चीज़ों को चलना चाहिए, उनके हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे कल वाला जो आर्टिकल था सेडेशन के ऊपर, जिसको देशद्रोह भी बोला जाता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि कल उसके बारे में बताऊंगा। आंसर तो आप लोग ढंग से देते नहीं है, वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके मतलब खासकर जो राइटिंग वाले हैं उनका आंसर ही नहीं देते हैं आप लोग अच्छे से, बहुत कम बंदे आंसर देते हैं। तो कोशिश किया कीजिए, आंसर लिखा कीजिए, जो आंसर दे रहा है उसका देखा कीजिए। कम से कम 30,000 के करीब व्यूज पहुंच रहे हैं एक दिन में, पर लेकिन आंसर देखे कितने आ रहे हैं। तो कम से कम कुछ तो ऐसे हैं देखिए जो मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। बहुत से ऐसे हैं आंसर दे रहे हैं, पर लेकिन काफ़ी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, उनका समझ में आ जाए आधे से मतलब नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब हेजिटेशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, उससे कंफर्ट जोन जो इस तरीके का होता है, या फिर कोई भी देखिए किसी न किसी टाइम तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और इस तरीके के मतलब कोशिश कीजिए कि आंसर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, वहाँ पे 3 व्यूज डिस्कस करने की बात होती है। एक तो लेफ्ट व्यू होता है, दूसरा राइट व्यू होता है, और तीसरा सेंटर व्यू होता है। तो जो वहाँ पे लेफ्ट व्यू की बात की गई थी, तो उन्होंने सीधा सीधा क्या होता है, वो इस तरीके की चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि ये कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये पॉलिटिकल टूल है, खासकर लोगों को दबाने के लिए। और इस तरीके की जो लेगेसी है वो तो ब्रिटिश टाइम में भी यूज़ की जाती थी, ब्रिटिश जो पीरियड में यूज़ किया जाता था उसी तरीके का चीज़ है कि कोई भी अगर जो हमारा फ्रीडम फाइटर था उसको कोर्ट में डाल दिया जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो ये तो एक सीधा सीधा एक तरीके से फ्रीडम को मतलब सप्रेस करना हो गया। आज की डेट में अगर इस तरीके के यूज कर रहे हैं, इस तरीके के एक्ट हम यूज कर रहे हैं लोगों को सप्रेस करने के लिए, तो ये सीधा सीधा वो हो गया। और ऊपर से सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या बोली है, एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है इस एक्ट के तहत। मतलब ये समझ में नहीं आता है कहाँ पे तो ये लगा देते हैं और कहाँ पे लगाते नहीं है। तो ये कंप्लीटली जो डिपेंडेंट हो गया, वो गवर्नमेंट के हाथ पे बात चली गई है कि वो कहाँ पे उनको लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं एक कम से कम डिफाइन चीजें होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की सोसाइटी में, जो मॉडर्न सोसाइटी है और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इंडिया जैसी सोसाइटी में, इस तरीके का जो एक्ट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अबोलिश कर देना चाहिए बिल्कुल, और ये इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। जिस तरीके से कहीं पे कोई ट्राइबल इशू आता है तो वहां पे भी सेडिशन का वो लगा देते हैं। अगर देखिए कुंदाकुलम वाला एरिया है, कहीं पे भी मतलब अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, देशद्रोह का चार्ज लगा देते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे भी केस निकल के हैं जहां पे अगर कोई बीजेपी को क्रिटिसाइज करता है, कोई मतलब पर्टिकुलर एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को, वहां पे भी इस तरीके के चार्ज लगा दिए जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं सीधा सीधा इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको साइड में रखना चाहिए, इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये लेफ्ट व्यू हो गया। अब राइट व्यू में क्या बोला जाता है, देखिए राइट व्यू का मानना ये है कि अगर इस तरीके का एक्ट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में। आप लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब कोई भी अगर इशू हो जाता है सोसाइटी में, मतलब बहुत कई बार इतनी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि देख लीजिए, जैसे क्रिकेट के मैच की ले लीजिए आप बात, क्रिकेट का मैच होता है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये सब अपनी जगह सही है कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है कि सब एक कोई ना कोई आदमी किसी न किसी टीम को सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ समझ में आती है। पर लेकिन उस कंट्री के यहाँ पर मतलब जिंदाबाद के नारे लगाए जाए, वो चीज़ मतलब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जा सकती है। आप पर्टिकुलर किसी को पसंद कर सकते हैं, वो आपकी फ्रीडम है, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। पर लेकिन आप कंट्री को अंडरमाइन कर रहे हैं एक क्रिकेट के लिए,
तो वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पर एक तरीके से फोकस नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी मतलब नारे लगाता है कि मतलब हमको आज़ादी दो, जिस तरीके से जेएनयू में बात चल रही थी तो उसका भी थोड़ा जिक्र किया गया है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंडिया के, अगर इस तरीके की बात निकल के आती है तो सेडिशन का चार्ज बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बहुत बुरी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे जिक्र की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह सही है, उसके बारे में कोई उसको सप्रेस नहीं कर रहा है, पर लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक लिमिटेशन में होनी चाहिए ना। अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे की फ्रीडम को हार्म पहुंचाने लगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बात बोली है कई तरीके से। और इसके अलावा देखिए कोर्ट भी इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है कि देश के खिलाफ में इस तरीके की एक्टिविटी हो। खासकर केदारनाथ केस की बात कर रहे हैं तो केदारनाथ केस में अगर जिक्र करा जाए तो ये बात निकल के आती है कि देखिए अगर कोई आदमी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है तो उनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो ये केस में भी डिसाइड हो चुका है इस तरीके से बातें, ठीक है। तो मतलब तो ये इस तरीके की तो अलाउ नहीं करना चाहिए। अब तीसरा जो व्यू है वो सेंटर व्यू है। सेंटर व्यू में यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है, सेंटर व्यू में इस तरीके से जिक्र किया है जिस तरीके से हम लोगों ने देखिए जो रेप का केस होता है, मतलब वहाँ पे अगर किसी को फांसी दे दी जाती है तो होता है रेयर एंड रेयरेस्ट केस। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो जाती है तो तब इसका यूज़ करना चाहिए। तो थर्ड व्यू जो सेंटर व्यू है वो बोल रहे हैं कि होना तो चाहिए, ऐसी तो है नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको जरा जरा सी देर में यूज़ करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे एक बात भी बोली है, एक मतलब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके इन्होंने बोला था, मान लीजिए कि जैसे आपके पास में एक बहुत ही बड़ा जखीरा हथियार होगा तो वहां पे आपके पास में मान लीजिए तोप है कोई बहुत बड़ी, ठीक है, तो तोप तो होनी चाहिए आपके पास में, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि उस तोप को आप एक चूहे के खिलाफ यूज करेंगे। जिस तरीके की आपके सामने एक्टिविटी हो रही है तो उसके हिसाब से आपको अपने हथियार वगैरह यूज करने चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो मतलब कि आपके पास में वही है कि किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, पर यह नहीं है कि जो सिचुएशन एक एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए, मान लीजिए न्यूक्लियर बम का ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब ये थोड़ी ना है कि किसी ने मतलब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे कोई एक दो आदमी मतलब कोई एक दो टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके आ गया तो हम उन पे न्यूक्लियर बम गिरा दें। वो एक क्रिटिकल सिचुएशन के लिए है, ठीक है। तो चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरीके से बोला जाता है आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको हर एक डायरेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं क्या एग्जाम में आ जाए। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, इन्होंने क्रिकेट के बारे में भी जिक्र किया गया है। देखिए जिस तरीके से क्रिकेट वाले एरिया में क्या करते हैं, अगर कोई हल्का सा भी मतलब सेलिब्रेट करता है तो उस पर भी चार्ज लगा देते हैं देशद्रोह के। सेलिब्रेशन पे चार्ज नहीं लगाना चाहिए, पर हाँ अगर कोई देश के खिलाफ नारे लगा रहा है तो उस पर चार्ज लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की ये बातें यहाँ पर अपने व्यूज इस तरीके से रख रहे हैं कि आपके पास में आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। आगे एक बात और जिक्र कर रहे हैं, जैसे सेक्शन 124A की बात की गई यहाँ पे। तो सेक्शन 124A को जो फर्स्ट वाले हैं उन्होंने, लेफ्ट वालों ने बात की थी कि ऐसे सेक्शन को रिपील कर देना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि रिपील नहीं करना चाहिए, हमारे पास में ऐसा होना चाहिए क्योंकि कई तरीके की सिचुएशन बनती है। जैसे मान लीजिए वैसे तो नॉर्मली प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि नागालैंड में बात चल रही है कि अलग स्टेट बनाना है, तो वहां पे जायज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं कि अलग स्टेट बना दो तो वो चलता है। पर लेकिन अगर वो बोलने लगे कल को कि अलग देश बना दो तो वो चीजें थोड़ी ना हम अलाउ करेंगे। तो अलग देश बनाना अलाउ नहीं कर सकते हम, अलग स्टेट बनाना अलाउ कर सकते हैं। तो वो बातें निकल के आती है। मतलब जो चीजें होनी चाहिए वो लिमिट में होनी चाहिए, कोई भी चीजें एक्सट्रीम लेवल पर नहीं पहुंचनी चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है और इसी बात को ये सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कल बताऊंगा। देखिए कोशिश किया कीजिए कि मतलब चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कीजिए, ठीक है। तो उससे आप लोग फिर आंसर भी लिख पाएंगे। और कुछ कैसा भी लिखिए यार, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, बस कम से कम ट्राई कीजिए आप लोग। मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कल करेंगे परसों करेंगे तो उस जोन में से आप कभी नहीं निकल पाएंगे जब तक आप एक मतलब ये डिसाइड निकल लेंगे कि आज तो मुझे लिखना है, भले ही कुछ भी लिखा जाए। क्या बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 स्टूडेंट ये बोल देंगे कि ये क्या लिख दिया, मजाक उड़ा देंगे। तो कम से कम लेकिन आज उड़ेगी, पर लेकिन ऐसा तो नहीं होगा नहीं एग्जाम में सिलेक्शन ना हो। अगर वो कोई भी बेइज्जती करने से अगर कोई फायदा हो रहा है फ्यूचर में तो इस तरीके की बेइज्जती करा लेनी चाहिए, ठीक है। सुल्तान मूवी में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से सलमान खान के पापा बोलते हैं कभी कभी बेइज्जती कराना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना लिखने की कोशिश कीजिए और पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल लिखा गया है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये वरुण गांधी जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है जो कि बीजेपी के मेंबर भी हैं। तो काफी अच्छे से इन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया है और खासकर जो कंप्लीट आर्टिकल है ये पार्लियामेंट के बारे में है। पार्लियामेंट का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो मेन फोकस है वो इनका वो होगा लोकसभा पे, ठीक है। तो लोकसभा में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अगर देखा जाए तो देखिए अगर सेंटर पे देखा जाए तो आर्टिकल 74 और 75 का जिक्र किया जाता है, ठीक है। और अगर बात आ जाए स्टेट की, ठीक है, तो स्टेट की जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आ जाए तो आर्टिकल 163 और क्या होता है 164, तो इस आर्टिकल के तहत यहाँ पर जिक्र किया जाता है।
तो देखिए आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या कहाँ किस लेवल में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप लोगों ने जैसे पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे फॉलो करके क्या किया जाता है, मैक्सिमम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे आया है कहाँ से निकल के आया है, ठीक है। तो वो जो निकल के आया है हमारे यहाँ पे जो तब से मतलब एक तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका एक तरीके से रूल रहा है हमारे ऊपर, तो वहाँ से कंप्लीट निकल के आया मैक्सिमम। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस भी की होगी, पॉलिटी में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट की जब भी जिक्र आता है निकल के, पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल यहाँ से दोनों से पास हो गया, प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं कर देते उस पर, तब तक पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होती है, तब तक यहाँ पर वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो अब आर्टिकल में देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में बातें क्या की जा रही है। देखिए ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा जरूरत है, खासकर आज की डेट में जिस तरीके से सिचुएशन बन गई है। क्यों? क्योंकि देखिए आज की डेट में जो फोकस किया जाता है, जो नेशनल लेवल के इशू हैं उन पे फोकस नहीं किया जाता। एक टाइम था कि इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो जो भी क्रिटिकल इशू थे सोसाइटी में उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चला जाता था। पर लेकिन आज की डेट में देख लीजिए इस पर कोई भी फोकस नहीं होता है। जो छोटे छोटे इशू होते हैं, कोई भी लोकल इशू हो गया या फिर कोई भी बहुत ही संकीर्ण और नैरो इशू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो एक लार्ज स्केल का इशू है, नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, उस पर ज़्यादा फोकस देके नहीं चला जाता है। बस हर एक पार्टी अपनी सीट को बचाने में और अपने वोटरों को लुभाने में लगी रहती है। ये बात की गई है। एक तो इस बात से बहुत परेशान है। दूसरा आगे क्या बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो अटेंडेंस होती है बहुत ही कम है आज की डेट में। मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है उसमें आने में, सेलेक्ट मतलब पहले तो उसमें जितनी ताकत लगाते हैं बस वहां पे लगाते हैं इलेक्शन में, किसी तरीके से इलेक्शन में जीत जाए। पर लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद में जब असली रोल प्ले करने का टाइम आता है तो कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचता है। मतलब यहाँ तक आते हैं बहुत ही कम आदमी, यहाँ पे कंप्लीटली अटेंडेंट करते हैं और सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई आता भी है यहाँ पे, आने के बाद में जो डिबेट करने का जो लेवल रहता है वो इतना पुअर रहता है जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब एक बिल्कुल ही अगर कोई अपोजिशन वाला मेंबर है तो वो उसको जस्ट फॉर अपोजिशन के नाम से कि मैं अपोजिशन का मेंबर हूं तो अपोज करता है, भले ही कितनी भी क्वालिटेटिव चीजें हो सामने, बस उसको अपोज करना है वो चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर अपोज करना है तो कम से कम अगर कोई गलत चीज है, अगर देश के लिए कोई अच्छी चीज हो रही है, देश के लिए कोई अच्छा एक्ट पास हो रहा है जो कि सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाला है, तो उसको क्यों अपोज कर रहे हैं? वो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल भी एक तरीके से अगर ये हम वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, जैसे कि यूके हो गया या यूएसए हो गया, वहां पे इस तरीके की चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा स्टेप ले रही है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है सबके द्वारा। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो डिस्कशन होता है ना वो बिल्कुल गाली गलोच वाला, बिल्कुल भी एक सभ्य डिस्कशन उसको नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई बैठ के बातें सुनेगा कि ये पार्लियामेंटेरियन है, तो वही बात है जिस तरीके से आप लोगों ने जो बहुत पुराने टाइम से मतलब सुन रहे हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि अमूल ने एक बार उसके ऊपर वो भी निकाला था एक कार्टून का, और एक वीडियो भी आई थी छोटी सी कि क्या कर रहे हो, आपकी देश आपको देख रहा है। तो मतलब अगर कोई देखेगा आप लोगों को इस तरीके से जो आप कर रहे हैं, देश तो छोड़ो वर्ल्ड देख रहा है आप लोगों को, अब पूरी मतलब क्या इमेज बन के आती है कि पार्लियामेंटेरियन देखो इनका क्या काम करते हैं। तो वो बात यहाँ पे बोली गई कि बिल्कुल भी इफिशिएंट यूज नहीं किया जाता है, प्रोडक्टिव यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि लो प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। यहाँ पे बोला गया कि अगर देखा जाए जो पार्लियामेंट की जो कॉस्ट आती है पर मिनट की 2.5 लाख की कॉस्ट आती है, और ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर मनी है। और ये इसको जरा सा भी ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, वहां पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं और टाइम पास करके निकल आते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर 1950s और 60s में देखा जाए तो लोकसभा की जो एक तरीके से मीटिंग हुआ करती थी, जो ढंग से वर्क हुआ करता था, लगभग 120 डे एक साल में हुआ करता था, वो काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन आज की डेट में जो लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कितना रह गया है, ये 70 डेज रह गया है। 70 डेज, और यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं 70 डेज के बारे में। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, अगर देखा जाए ब्रिटेन की और यूएसए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 150 डेज, मतलब हमारे से डबल काम कर रहे हैं, तो हमारे से आगे क्यों नहीं जाएंगे? 140 डेज, डबल, बिल्कुल लगभग, ठीक है, डबल से भी ज्यादा यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग, और ये पिछले 15 सालों से चला हुआ आ रहा है। और हमारा पिछले अगर देखा जाए यहाँ पे अगर 50s में और 60s में देखा जाए तो 120 डेज काम कर रहे थे यहाँ पे, जब हमारी स्टार्टिंग में चीजें थी, तो वहाँ पे फिर भी एक अच्छे लेवल पे वर्क चल रहा था। पर लेकिन यहाँ पे आगे तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे क्या बोला गया, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की गई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पे बोला जा रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है इस तरीके से यूएसए में, और हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है लोकसभा को उसमें ब्रिटेन में, ठीक है।
तो यहां पे देखा जाए राज्यसभा भी ज्यादा प्रोडक्टिव है एज कंपेयर टू लोकसभा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत काम हो गया। मतलब जिसको ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए था वो तो बिल्कुल ही और नीचे आ गई है राज्यसभा से भी ज्यादा कंपेयर में। क्यों? क्योंकि देखिए जो चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो लोकसभा में जाते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा भेजे गए जो नुमाइंदे जाते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। अगर लोकसभा में इस तरीके के मेंबर जा रहे हैं और वो ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है फिर वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को बैठाने का ले जाके, क्योंकि पूरी जनता की उन पे उम्मीदें टिकी होती हैं और वो एक ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वहां पे इफेक्टिव डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिबेट तो दूर की बात है वहां तक पहुंच भी नहीं रहे हैं, एब्सेंट इतने ज्यादा रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये इस तरीके से ढंग से हमारी पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी हुआ ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया है। तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बोल रही हैं? इसके अलावा देखिए बोले नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भी कल परसों 2-3 दिन पहले पॉलिटिकल लेक्चर यहाँ पे बनाया था कि लक्ष्मीकांत को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर सुना है तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा एक ये भी वहां पे मतलब एक पार्ट था वहां पे लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट दिया गया था, तो वहां पे क्या बोला था तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो वर्किंग है उसको चेक करना, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, ये बताइए कि ये जो है किसके अंडर में इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उसका। तो यहाँ पे देखिए बोला गया था कि मिनिमम जो है एक तरीके से लोकसभा में जो इसके रिव्यू करने के बाद में बात आई थी कि लोकसभा की जो सिटिंग होनी चाहिए लगभग 120 डेज और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा की 100 डेज होना चाहिए। आज की डेट में राज्यसभा ज्यादा हो गया और लोकसभा तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो चुकी है। अगर इसके अलावा देखा जाए, बात कर रहे हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में भी एक मैंडेट है कि मिनिमम 60 डेज हम लोगों को मिलना ही मिलना है, बल्कि यहाँ पे पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में होना चाहिए कि मिनिमम इतना तो हमको मिलना ही मिलना है, फिक्स कर देना चाहिए कि इतना तो आप लोगों को आना ही आना है। इसके अलावा देख रहे हैं पासिंग बिल की बात करें, देखिए हमारे यहाँ पे जो बिल पास करने की बात आती है तो यहाँ पे मेल डोमिनेटेड है हर जगह। लोकसभा की बात ले लीजिए या फिर राज्यसभा की बात ले लीजिए, हर जगह मतलब 12% लगभग यहाँ पे बोला जा रहा है ओनली वुमेन है, ठीक है। पर लेकिन हर जगह वुमेन अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल देख के चले हम लोग तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो सिटीजन है उसका 50% के लगभग वुमेन है। और उसके अलावा अगर देखा जाए 50% के होते हुए भी ओनली 12%, तो कुछ हिसाब ही नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है एक तरीके से, मतलब बिल्कुल इतना लाके 1/4 लाके आप लोगों ने चीजों को रख दिया है, तो 1/4 से भी नीचे, तो इस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी पॉपुलेशन को साथ में नहीं लेके चलिए, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे 2012 में अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेटिव जो वुमेन की बात चल रही है पार्लियामेंट में, तो वर्ल्ड में हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 20 था, वो भी बॉटम से, मतलब नीचे से 20वीं है। तो देख लीजिए कितनी, अगर मतलब 200-250 कंट्री है जिस तरीके से देखा जाए, तो उस तरीके से यहाँ पे जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, यूएन में भी अगर मेंबर ले लीजिए और को छोड़ दीजिए, अब 193 यूएन में है, ठीक है। तो अगर वहां की भी बात ले ली जाए तो उनमें से अगर नीचे से चला जाए हमारा 20वां नंबर है, ऊपर से तो छोड़ ही दीजिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मतलब गलत चीजें हैं ये हमारी एक सोसाइटी का, हमारा एक 50% पार्ट को हम पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके लिए था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिवीजन करिए अपना, और कब हुआ था ये भी लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि मतलब 33% रिजर्वेशन देना है, मतलब बता देता हूँ चलिए। लोकल गवर्नमेंट में था जिस तरीके से 73rd तक इसके बारे में, ये था उसके पंचायत के बारे में, और ये था म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। आप लोगों को ये बताना है कि कब हुआ था ये, और ये बताना है कि दोनों में कितने कितने यहाँ पे कंपोनेंट रखे गए हैं, दोनों के वर्क करने के, दोनों के अलग अलग कंपोनेंट, तो वो भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। देखिए ये बोला जा रहा है, इसके अलावा एमएलए को अगर देखा जाए, जो अभी रिसेंटली भी इलेक्शन हुए हैं, कोई भी देखा जाए, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, केरला में, पुडुचेरी में, तो यहाँ पे पुडुचेरी में अगर देखा जाए तो 10% ओनली, 10% से भी कम वुमेन है जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए मतलब बिल्कुल ही सही काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। और ये बिल है हमारा 108, याद रख सकते हैं आप लोग, और इसको कहीं भी आंसर में भी यूज कर सकते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 108 अमेंडमेंट है, उसको देखा जाए तो 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वहां पे आज तक उसको पास नहीं किया गया है, उसके ऊपर सब पार्टी मिलकर बैठ जाती है कि इसको पास नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, वो भी आज की डेट में, तो ये बिल्कुल इसको मतलब पसंद करने वाली बात ही नहीं है किसी भी तरीके से। और इसके अलावा जो एक्टिविटी ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अगर कोई बिल पास होता है, 2008 की बात करें, 16 बिल पास किए गए हैं, वो भी 20 मिनट के डिबेट में ओनली। तो मतलब समझ सकते हैं एक नेशनल इंटरेस्ट के पूरी कंट्री में कुछ चीजें इंप्लीमेंट होने जा रही है। 20 मिनट तो आदमी चाय पीने में खत्म कर देता है कहीं खड़ा होता है तो, और यहाँ पे 20 मिनट में क्या हो रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे चीजें हो रही हैं। और प्राइवेट मेंबर उस दिन से चीजें चल रही हैं, ओनली
पास हुए हैं उन पे कोई फोकस ही नहीं देता है। क्यों फोकस नहीं देता है? देखिए, एक ये भी बात बोली गई है, एंटी डिफेक्शन एक्ट है एक, ठीक है, जिसमें ये होता है अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भी काम कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो मेंबरशिप रद्द की जा सकती है। तो ये बोल रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक रोड़ा बना हुआ है। क्या रोड़ा बना हुआ है? कि एंटी डिफेक्शन एक्ट को फिर से रिकास्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कोई आदमी है, मान लीजिए, देखिए एक साइड में हो गया गवर्नमेंट, दूसरी साइड में हो गई अपोजिशन। मान लीजिए अपोजिशन, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया जो कि मेंबर को किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके पास में इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो इसको अपोज कर सके, ठीक है, खुद की ही पार्टी को अपोज कर सके। और ये वाला भी ऐसा ही है कि अगर अपोजिशन वाले हैं, अगर कोई काम ऐसा है कि जो 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 गवर्नमेंट है वो सही कर रही है, तो अपोजिशन वाले उसको सपोर्ट कर सकें। ये कहीं ना कहीं रोड़ा अड़ा देता है जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है। तो ये बोल रहे हैं, अगर देखा जाए यूके में देखा जाए तो यूके में सब फ्री है, वो किसी के भी लिए किसी भी एक्ट में कहीं पे भी जाके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए ये एक मैच्योर, अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट की एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि यार देखिए, अगर हम किसी आदमी को चुन के भेज रहे हैं तो उसको बांधना नहीं चाहिए। वो वहां पे गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के, तो उसको इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किस तरीके का डिसीजन ले सकता है। इतनी भी इंडिपेंडेंसी, इतनी भी फ्रीडम हम उसको नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके से हम उसको मतलब काबिल नहीं समझ रहे हैं। बस अपनी जो यहाँ पे उसकी पार्टी करेगी, जो उसकी पार्टी सोचेगी, बस उसी के हिसाब से काम करके चलना है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात यहाँ पे है। इस तरीके का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इस एक्ट को हटाना चाहिए और लोगों को फ्रीडम का कम से कम इतना तो देना ही चाहिए कि वो कुछ सोच सकें, खुद से चीजों को कर सकें। ऐसा होना चाहिए और ये वास्तव में ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए वहां पे अगर इस तरीके से चीजें नहीं होंगी, वो खुद ही सोच समझने की कैपेबिलिटी में नहीं रहेंगे, अगर पार्टी के हिसाब से चलेंगे, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, तो जिस तरीके के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो कहीं भी मतलब एक सही लेवल में चलती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो सेल्फ का भी कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा क्या बात कर रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए इन कॉन्टेक्स्ट ये बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, अगर रिसर्च की बात की जाए, जो रिसर्च करने वाली बात होते हैं वो स्टाफ होता है, किसी के भी पास नहीं है। जब इनके पास में कोई रिसर्च करने वाला मेंबर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जो पार्टी बोलेगी वही हमको करना है, तो ये रिसर्च करने वाले मेंबरों का क्या करे रखे। और अगर ये बात की जा रही है यहाँ पे कि देखिए कई सारे और भी फैक्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जिक्र किया गया है, यहाँ पे 2 का जिक्र किया है, इंडिया की जिक्र किया गया और फिर यूएसए का जिक्र किया गया। क्या बात की गई है कि पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी एंड रेफरेंस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड द इंफॉर्मेशन सर्विस जो होती है, उसमें देखा जाए जो स्टाफ है वो 231 का है और वहाँ पे आज की डेट में 176 एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे कमी है, रिसर्च किस तरीके से करनी है, किस तरीके की चीज़ों को देखना है। अगर यूएसए में इसी की बात की जाए तो वहाँ पे 600 का स्टाफ है। और देखा जाए अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो यूएसए कहाँ एग्जिस्ट करता है हमारे सामने, तो वहाँ पे 600 आदमियों का स्टाफ है। तो देख लीजिए, ये भी सोचने वाली बात हो गई है। वहां पे अलग अलग डिवाइड कर रखा है सबको कि आप लोगों को 400 को मतलब पॉलिसी और ये फिर इस तरीके की चीजें देखनी है और 200 को अपना बजट वाला सिस्टम देखना है। तो वहां पे सबका एक प्रॉपर वे डिजाइन कर रखा है कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करनी है। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, और है भी तो वहाँ पे कंप्लीटली मतलब दूसरी वैकेंसी तो क्या भरेंगे ये लोग, यहाँ पे पार्लियामेंट की भी वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं, और जो जॉब है उनकी तो वैकेंसी क्या भरेंगे। तो ये बात मतलब निकल के कहीं ना कहीं सामने आती है। तो मतलब इन पर फोकस देके चलना चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है। कम से कम पार्लियामेंट जो पूरी कंट्री चला रही है, कम से कम उसको तो ढंग से रखो यार। तो वो बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। ओके, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि एक मोर रोबस्ट लेजिस्लेटिव सिस्टम होना चाहिए, इसी की जरूरत है आज की डेट में। और एक जो पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब पॉपुलिज्म के बेस पे काम करता है कि मतलब बस एक लुभावने जो काम करता है उसी के ऊपर फोकस देते हैं, उसको साइड में रखना चाहिए। और यहाँ पे पार्लियामेंट में पॉलिसी होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिसी पे फोकस होना चाहिए कि पॉलिसी किस तरीके से बनानी है अपनी कंट्री की, ना कि पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की जरूरत है और इस पर फोकस करके चलना चाहिए कि किस किस एरिया में किस तरीके से हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं, और इसके बारे में सोचना चाहिए अच्छे से। वरना जिस तरीके से चीज़ें सोची जा रही है, जिस तरीके से करने की बात की जा रही है, वो सब चीज़ें सही लेवल पर नहीं हो पाएंगी अगर ढंग से वर्क नहीं किया जाएगा तो। ओके, तो ये कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। आप लोग अपना व्यूज लिखिए, कुछ आर्टिकल्स के बारे में, कुछ आर्टिकल से निकाल के लिखिए। जिस तरीके से कल संडे है तो आप लोग भी अपना व्यूज यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हैं, मतलब क्या सजेशन यहाँ पे निकल के आना चाहिए आपके हिसाब से, किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट की वर्किंग होनी चाहिए, किस तरीके से मतलब एक तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाह रहा था यार, यहाँ पर देखिए पॉलिटी से रिलेटेड बात चल रही है तो फिर याद आ जाती है मुझे। अगर पॉलिटी से रिलेटेड देखिए जो भी बंदे हैं, मैं कोई भी वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ स्टडी आई के ऊपर, तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं डायरेक्ट उसी के बारे में कि मैं पॉलिटिकल लेक्चर कब लूंगा स्टडी लवर चैनल पे। आप उससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को बात बोलनी है तो वो स्टडी लवर चैनल के नीचे ही जाके कमेंट कीजिए, वहाँ पे पॉलिटिकल लेक्चर हो गए। आप स्टडी आई पे क्यों कमेंट करने लगते हैं उन सबसे रिलेटेड। इसके अलावा अगर कोई करना है तो वीर के नाम से फेसबुक और पेज आप लोग वहाँ पे कीजिए जाकर,
ये हर एक वीडियो कोई भी बनाता हूँ उसी के नीचे आने लगता है कि पॉलिटिकल लेक्चर, तो वहाँ पे कीजिए, मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ, उनको मंडे से मैं अच्छे से लेके चलूंगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बिजी हो गया था, सर ने बोला कि पॉलिटिकल लेक्चर वहाँ पे कर लेना कंटिन्यू, पर लेकिन पहले ये तो बता दो कि पढ़ना कैसे है। तो इसीलिए मैंने लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है वो वाला लेक्चर बनाया आप लोगों को यहाँ पे ढंग से, और इसीलिए मैंने पीआईबी कैसे पढ़ना है, पीआईबी को कैसे फोकस करना है वो वाला। तो पहले बेसिक लेक्चर बनाने की बात की गई थी हम लोगों में कि पहले इनको ये बता दो कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से चीजें आप लोगों को टैकल करके चलनी है, जो कि 2018 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उनको भी लेक्चरों को वहां पे स्टार्ट करूंगा और मंडे से अच्छे से लेक्चर आप लोगों को वहां पे मिलने लगेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत कीजिए। पर ये है कमेंट वहीं पे कीजिए आप लोग, ठीक है, हर एक वीडियो के नीचे इस तरीके से कमेंट मत किया कीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। न्यूज एनालिसिस का ये पोर्शन है, देखिए जीएसटी के बारे में है। तो एक तो यही बात हो गई सबसे पहले, तो मतलब जीएसटी जो पास किया गया है, कितना बड़ा रिफॉर्म चेंज लाया गया है एक इनडायरेक्ट टैक्स में, मतलब एक इतने लार्ज स्केल पे, तो फर्स्ट टाइम इस तरीके का रिफॉर्म हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इतने लार्ज स्केल पे, वो भी टैक्स में, ठीक है। और देखिए कल संडे है, कल न्यूज़पेपर नहीं आएगा, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर अच्छे से देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा क्या बोली गई है, टेररिज्म की बात, मतलब टैक्स टेररिज्म की बात की जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है टैक्स टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये भी बात निकल के आ रही है अच्छे से। इसके अलावा देखिए न्यू जीएसटी के बारे में जो बात की जा रही है, तो मैक्सिमम क्या बात की जा रही है, देखिए इसको ये नहीं है कि हम ये बोले कि ये एक तरीके से मतलब इकोनॉमी की ही रिफॉर्म है, मतलब ये इस तरीके से इकोनॉमी के बेस पे ही फोकस रहेगा। ये कहीं ना कहीं लोगों की थिंकिंग भी चेंज करेगा बहुत लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो ये हर डायमेंशन में इफेक्ट डालेगा, करप्शन के तौर पे या फिर ब्लैक मनी के रूप में जो भी टैक्स टेररिज्म फैलाते हैं, तो ये बिहेवियरल चेंज भी लेके ले आएगा। ये नहीं है कि इकोनॉमी के बेस पर ही वो चीजें होंगी। तो ये इस तरीके के वर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोले गए हैं, ओके। पेज 1 और पेज 8 पर ये न्यूज इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम कल भी जिक्र कर चुके हैं। देखिए दोनों के बीच में रस्साकसी आ गई है, जो डोकलम वाला एरिया है वहां पर, ये देखिए, ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पर इस वाले एरिया में, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ढंग से दिखेगा, ये भूटान वाला एरिया पड़ता है। तो चाइना अपना वर्चस्व दिखाता है, इस पे चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। तो यहाँ पे रस्साकसी चल गई है, कस गई है बिल्कुल। हम लोगों ने देखा था मानसरोवर की यात्रा के लिए, अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा नाथुला पास यहाँ पर और लिपू लेक यहाँ पर, तो दोनों पासों के नाम आप लोगों को याद हो गए। ये कहाँ पे है, ये जाने के लिए है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। जिस तरीके से हमने देखा था, ये हमारा ओल्ड रूट हुआ करता था जो उत्तराखंड से जाता था, और यहाँ पे ये क्या हुआ था, यह न्यू रूट था जिसको हमने स्टार्ट किया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो उसके प्रेसिडेंट है चाइना के, तो उन्होंने मिलकर यहाँ पे इन चीज़ों को अलाउ किया था। पर लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी ये इल्जाम लगाते हुए कि हमारे ट्रूप जो बीएसएफ के जवान हैं आपको इसको क्रॉस करके उनकी साइड में आ चुके हैं, तो इन्होंने इसको बंद कर दिया है। और जो मेन रस्साकसी कस गई है वो इसको लेके कस गई है, जो कि हम लोगों ने कल भी जिक्र किया था, डोकलम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की क्या की जा रही है, ये बोल रहे हैं हमारा है, और भूटान बोल रहा है कि हमारी सोवरेनिटी है इसके ऊपर, और कहीं ना कहीं रस्साकसी चल रही है, वो बोल रहे हैं कि इंडिया को बीच में लेके मत आओ, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात चल रही है, तो दोनों के ऑफिशियल बातें कर रहे हैं, देखिए क्या डिसीजन निकल के आता है। तो इसके ऊपर अभी वो भी आएगा एक आध दिन में, एडिटोरियल भी आएगा, तब वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। वैसे कई दिनों से हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं नॉर्मली। तो देखिए ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सेंटर ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें बोला गया कि जो हमारी पुरानी सिटी जो लॉस्ट हो चुकी हैं, या कोई भी पुरानी जो हिस्टोरिकल जो थिंग्स हैं वो डूब चुकी हैं पानी में, तो उनको रिसर्च करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए यूज किया जाएगा। तो खासकर मतलब ये रोबोट वगैरह का भी यूज किया जाएगा उनको देखने के लिए कि क्या क्या चीजें लॉस्ट हो गई हैं। तो जो फोकस किया जा रहा है द्वारिका में, मतलब मैक्सिमम द्वारिका और पुहार वाले एरिया में, मतलब गुजरात वाले एरिया में, इसके अलावा तमिलनाडु में भी कई जगह इसको सर्च किया जाएगा। तो ये बात बोली जा रही है कि मतलब जो लॉस्ट हो चुका है, मतलब हिस्टोरी को फिर से सर्च किया जाएगा। किसके द्वारा किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ में और भी पार्टिसिपेट कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन, मतलब ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो हमारा गोवा में है। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट भी मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो दोनों का नाम यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी बात हो जाती है। तो देखिए ये जो व्यूज भी दे रखा है यहाँ पे, द्वारिका का दे रखा है जो नीचे जाके सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो पाई गई हैं, तो वही बातें की गई हैं। रोबोट का यूज किया जाएगा, किस तरीके से नीचे पानी में जाके चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट कंट्रोल रूम जो रहेगा वो शिप के ऊपर रहेगा, और वहां से नीचे चीजें छोड़ी जाएंगी। तो कभी अगर कोई सिटी डूब गई है, कोई एरिया डूब गया है, तो वहां पे देखा जाएगा क्या क्या चीजें थी वहां पे, मतलब फिर से रिसर्च की जाने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, आप लोगों को याद रखना है थोड़ा, डिपार्टमेंट के द्वारा किसके द्वारा किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कौन कौन इसमें इंस्टीट्यूट भी मतलब सम्मिलित है और किसके लिए किया जा रहा है। तो यह थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। पेज 8 पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए सही तो है, पर लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जितना चाइना का है,
ठीक है। तो चाइना के बारे में बोला जा रहा है, अगर चाइना को हमको कैच करना है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम अभी 10 साल पीछे हैं, लगभग 1 डिकेड पीछे हम लोग उनसे चल रहे हैं। ये बात बोली जा रही है यहाँ पे कि कम से कम अभी 1 डिकेड लगेगा हमको वहां तक पहुंचने में। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए डेवलपमेंट अगर रोड से रिलेटेड, चाइना का बहुत ही रोबस्ट है एक तरीके से। हम भी अपना वर्क कर रहे हैं जिस तरीके से हमने ये भी जिक्र किया था, हमने क्या बनाया था अभी ढोला सदिया जो अभी पुल बनाया था हम लोगों ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम भी चला रहे हैं अपने बॉर्डर एरिया में, पर लेकिन इतने लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं जितने लेवल पे करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से कैच कर सके चाइना को, ठीक है। और जिस तरीके से चाइना का एग्रेसिव रोल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, भूटान में देखा हम लोगों ने, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी और भी कई जगह उनका देखने को मिलता है, खासकर जम्मू कश्मीर वाले ऊपर वाले एरिया में भी देखने को मिलता है। तो हमको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, खासकर बॉर्डर एरिया में, ताकि इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उनको टैकल किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपेयर किया गया है इन्होंने, रोड किस तरीके से है, उसके अलावा डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एडवांस क्या क्या हमारे पास में ग्राउंड लेवल पे। तो ये काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो लिखी गई है। देखिए रटना नहीं है इन सब चीजों को, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, हल्का सा देख लेंगे, बस पता होना चाहिए आइडिया कि एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को, ठीक है। वरना चीजें रटनी नहीं है कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओके। आगे जो दे रखा है पेज 9 पे दे रखा है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई बार एसएससी या बैंकिंग वगैरह में पूछ ली जाती है। इनका नाम है आर.के. पचनंदा। तो देखिए आईटीबीपी की बात की गई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं चाइना के साथ में भी टेंशन चल रही है, तो उसी के बीच में इनको भी मतलब नया चीफ मिल गया है। तो आप लोगों को खासकर याद रखना है जिस तरीके से इस वाले बॉर्डर पे टेंशन चल रही है। ये 1983 बेंच के आईपीएस ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल कैडर के, ठीक है। तो याद रखेगा इसको, ये 29th आईटीबीपी चीफ है, ओके। इसके अलावा पेज 12 पर न्यूज है, देखिए जर्मनी को ने लीगलाइज कर दिया है गे मैरिज को। तो ये भी बात यहाँ पर निकल के आ रही है, जो यहाँ पे सपोर्ट किया गया है 393 जो लॉ मेकर है उन्होंने सपोर्ट किया है बिल को, जबकि 226 जो हैं उन्होंने अपोज किया है, इंक्लूडिंग एंजेला मार्केल ने भी अपोज किया है, अगेंस्ट में वोट डाला है। इसके अलावा एंटी ऑनलाइन हेट स्पीच लॉ भी पास कर दिया गया है, जो कि इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, अगर कोई इनको अपोज करता है, कोई हेट स्पीच देता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिए 42nd अमेंडमेंट की हम लोगों ने बात की थी कल, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ट्राइब्यूनल को सब मर्ज करके बनाने की बात चल रही है। तो उसके बारे में हम लोगों ने कल आर्टिकल डिस्कस किया था। मैंने पूछा था कि किसके तहत आ रहा है ये, तो 1976 में हुआ था ये, तो पार्ट 14A में इसको डाला गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आर्टिकल पूछे थे कौन कौन से इससे रिलेटेड, तो 323A और 323B दोनों आर्टिकल आते हैं यहाँ पर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। जो 320A आता है ये दोनों पर मैच करने के लिए आ जाता है, और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि ये ऐसा कि 320A आर्टिकल वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ऐसा करके आ जाता है, ठीक है ना। और ये जो है अदर ट्राइब्यूनल है कि दूसरे ट्राइब्यूनल के मैटर से वो करते हैं। तो ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से याद रखना, ए जो होता है आर्टिकल ए वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, और बी जो है वो दूसरे सारे ट्राइब्यूनल जो होते हैं, ओके। इसके अलावा बात की गई है उड़ीसा की कौन कौन से स्टेटों को टच करता है यहाँ पर, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा किसको टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को भी टच करता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को, ओके। तो टोटल ये स्टेट हो गए जिनको उड़ीसा टच करता है। इसके अलावा क्या था यहाँ पे, एक मिनट, ये ब्रैक 8 मिसाइल के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंडिया ने परचेज किया इजराइल से, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है, ब्रैक का नाम सुन के लोग बाग सोचते हैं कि ब्रैक ओबामा है, तो वो नहीं है। ये ब्रैक के जो 8 मिसाइल है ये इजराइल के साथ में हम लोग इसका वो कर रहे हैं, इजराइल से खरीदी गई है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मतलब उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।